कूलॉम्स लॉ। ठीक, इतना जैसे आपने पढ़ा होगा ना ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स वाला, ठीक है ना, Gm1m2/r², याद है ना। तो वैसे ही कूलॉम्स लॉ होता है यहाँ पे। तो कूलॉम्स लॉ पहली बात किसके लिए होता है बोलो? दो ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या हो, चार्ज हो। सपोज दैट आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये चार्ज ऑब्जेक्ट, एक का चार्ज कितना है, दूसरे का है Q2। इतना क्लियर है। अब आपने पहले ही बोला हुआ है कि अगर आप दो चार्ज ऑब्जेक्ट पास पास से रख रहे हो तो क्या होगा उनके बीच, इधर अट्रैक्टिव फोर्स आएगा और रिपल्सिव फोर्स आएगा। अट्रैक्टिव कब आएगा, जब अनलाइक चार्जेस, रिपल्सिव फोर्स कब आएगा, जब लाइक चार्जेस। इतना याद था ना, ठीक है। तो कूलॉम्स ने सिंपल से हमको यहाँ पर यही बोला कि अगर हमारे पास दो चार्ज ऑब्जेक्ट हो, सपोज दैट एक का चार्ज कितना है बोलो Q1, एक का चार्ज कितना है Q2, ठीक, इतना। अब मान लो कि ये दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट एक दूसरे से r की सेपरेशन पे है, r इज डिस्टेंस बिटवीन देम या सेपरेशन बिटवीन दिस टू चार्ज ऑब्जेक्ट। इतना याद रहेगा, बोलो। तो अब आपने बोला कि इनके बीच आइदर रिपल्सिव फोर्स आएगा और अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, ठीक, इतना ना। और उसी फोर्स को आप क्या बोला करते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हो बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इतना याद रहेगा ना। तो अगर दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लगता है उसको आप क्या बोलते हो? हाँ। अरे यार यहाँ तो लाइन में नहीं है, कुछ लाइन दिख रहा है ना, पूछ लो बस। ये वाला, ठीक है, समझ गया। चलो ठीक है। तो आपके पास दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं Q1 Q2, ठीक है। इनके बीच सेपरेशन हमने कितना लिया हुआ था, R, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि जो दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स लगता है उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। इट कैन बी आइदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स। इतना याद रहेगा ना। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसे था, अट्रैक्टिव इन नेचर था, याद है ना सभी को, ठीक है। तो कूलॉम्स ने सिंपल से ये बोला कि इन दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगता है वह क्या होता है, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। इतना याद रहेगा ना। पहला स्टेटमेंट क्या है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। इतना याद रहेगा ना। और यही अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के, याद रहेगा। इसको हम फर्स्ट बोल दे रहे हैं और ये सेकेंड वन है, ठीक है। इतना अब इन दोनों को आप कंबाइन करके आप बोल सकते हो फ्रॉम 1 and 2 कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बोल सकते हैं ना, फ्रॉम 1 and 2, बोलो। अब देखो, अब इस आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो आप इस साइन को रिमूव कर दो तो वहां पर हम एक कांस्टेंट k लिख रहे हैं, तो F इक्वल टू कितना हो गया, k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। याद आया, ग्रेविटेशनल फोर्स में रहा होगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। कितना क्लियर रहेगा। Q1 Q2 क्या हो गए, दो चार्ज ऑब्जेक्ट हो गए, R इज सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन दोस टू ऑब्जेक्ट्स। कितना याद रहेगा ना सभी को, बोलो, ठीक है। अब इस k को आप क्या बोलोगे, k को आप बोला करते हो कूलॉम्स कांस्टेंट। क्या बोलोगे, कूलॉम कांस्टेंट। इतना क्लियर है। और कोई भी एक कांस्टेंट है तो इसकी एक फिक्स वैल्यू हुआ करती है, ठीक है ना। तो इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, आप याद भी रखोगे, k इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या आएगा बोलो अपने से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलॉम स्क्वायर। इतना क्लियर है सभी को, बोलो। तो व्हाट इज कूलॉम्स लॉ, k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, k क्या होता है, कूलॉम कांस्टेंट, ठीक है ना। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी।
इतना कहानी सभी क्लियर है? बोलो। अब जो के होता है ना, उसको हम लोग ऐसे लिखा करते हैं, के इज इक्वल टू होता है एक्चुअली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। क्या होता है? 1/4 पाई, इसको आप क्या बोलोगे? एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर केवल ऐसे लिखा हुआ है, देख लो एक सेकेंड, ये इसको आप बोलते हो एप्सिलॉन। इतना क्लियर रहेगा ना? अगर आप यहाँ पर लगा देते हो ये, तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। इसको आप प्रोनाउंस करते हो इस करके। इतना क्लियर है ना? बोलो। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद रहेगा ना? क्या होता है बोलो ये? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इतना क्लियर है ना? बोलो। इतना क्लियर है? तो अब यहां से देखो, अगर आप चाहो तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/4 पाई के। लिख सकते हैं? बोलो। लिख सकते हैं ना? ठीक है। तो अब यहाँ पे जब 4 पाई की वैल्यू पुट करोगे, के पुट करोगे, जो आपने लिखा हुआ था, ठीक है ना? अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो एप्सिलॉन नॉट की एक ना फिक्स वैल्यू आएगी ऐसे करके 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ऐसे समथिंग आएगी। ठीक है ना? बोलो। और यूनिट क्या आएगा इसका? बोलो अपने से। यूनिट बोलो अपने से, कितना आएगा इसका? यहाँ देखो ना, यहां से देख लो, यहाँ इस साइड लेके चले जाओ, ये हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना? तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है सभी को? बोलो। तो ये हो गया। तो इसीलिए आप कूलाम्स लॉ को ना, अगर चाहो तो यहाँ पे आप के की वैल्यू भी आप पुट कर दोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे। ठीक है ना? और Q1 Q2 और नीचे क्या है बोलो? R स्क्वायर। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इतना क्लियर है? बोलो। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला कि एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। मतलब ये हम लोगों ने जो लिखा हुआ है फॉर्मूला कब है? जब दो चार्ज ऑब्जेक्ट कहां पर होंगे बोलो? किसी मीडियम में नहीं रखे हैं। ठीक है ना? मीडियम मतलब कि वाटर में नहीं रखा हुआ है, कहीं मीडियम में नहीं रखा हुआ, मतलब एयर में रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? एयर में। एयर मतलब केवल एयर मीडियम, एयर के अलावा कहीं दूसरा नहीं। ठीक है ना? कहां पर रखा हुआ चार्ज पार्टिकल? एयर में। इतना क्लियर है? इतना क्लियर रहेगा सभी को? अब अगर मान लो इन्हीं चार्ज पार्टिकल को आप किसी मीडियम में रख दो, मीडियम मतलब अदर देन एयर, ठीक है ना? आप वाटर में रख दो, किसी लिक्विड में रख दो, ठीक है ना? तो फिर इसमें क्या वो डिफरेंस आएगा। ठीक है ना? तो अब अगर इन चार्ज पार्टिकल को किसी दूसरे मीडियम में रख दे रहे हो आप, इन एनी अदर मीडियम, इन एनी अदर मीडियम, तो चेंज क्या होगा वो देखो बस आप। ठीक है ना? ये फॉर्मूला किसके लिए आप याद रखोगे बोलो? केवल एयर के लिए। एप्सिलॉन नॉट मींस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या एयर की आप बोल रहे हो। इतना क्लियर है सभी को? अब अगर आप किसी मीडियम में रख रहे हो इंचार्ज पार्टिकल को, मान लो आप वाटर में रख दे रहे हो, ठीक है ना, मरकरी में रख दे हो, कहीं भी रख दे रहे हो, सेपरेशन हम सेम ले रहे हैं, ठीक है ना? ये कहाँ रखे हुए हैं बोलो? मीडियम में। कोई मीडियम हो सकता है, ठीक है ना? वाटर मीडियम या मरकरी है वहां पे, या कुछ और भी लिक्विड है। इतना क्लियर है? तो सेम फॉर्मूला आएगा, बट आप याद रखना कि F इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट जो ले रहे हो ना आप, वो क्या हो जाएगा? चेंज होगा बस। के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखते हो। के क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, जिसको आप बोलते हो कूलॉम कांस्टेंट। ठीक है? तो एयर के लिए कितना आया हुआ था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? बट यहां मैंने के डैश लिख दिया। क्या लिखा हुआ है? के डैश। के डैश मतलब हो जाएगा सिंपल सा कि जिस भी मीडियम में 1/4 पाई, अब देखो जब ये एयर मीडियम में है तो परमिटिविटी किसका आप लिख रहे हो? एयर मीडियम की। किसका? एयर मीडियम की। समझ पाए? अब जब मान लो किसी मीडियम में हो गया, वाटर मीडियम में हो गया, या कहीं भी हो गया अदर मीडियम में, तो जो यहाँ परमिटिविटी आएगा किसका आएगा बोलो? इस मीडियम का परमिटिविटी आएगा। किसका आएगा? इस मीडियम का। समझ पा रहे हो ना? तो हम क्या बोल दे रहे हैं सिंपल सा, के डैश के प्लेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या लिख रहे हैं? 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम या दैट लिक्विड जिसमें भी परफॉर्म कर रहे हो आप। इतना क्लियर है? बोलो। तो फॉर्मूला क्या हो गया? 1/4 पाई
एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतना क्लियर है सभी को? बोलो, इतना क्लियर है? ठीक है। अब जो आप अगर चाहो तो इजी करने के लिए, जैसे आपने समझने के लिए बोल सकते हो आप कि यहां पे देखो एप्सिलॉन नॉट था, यहां पे मैंने क्या कर दिया, एप्सिलॉन कर दिया, और मैंने क्या बोला, एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इतना क्लियर रहेगा ना? अब ये आता कैसे होगा, देखो ध्यान से, ये लिखा है फॉर्मूला के इज इक्वल टू, आपने ऐसे लिखा हुआ था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था के, इतना क्लियर था, ये था के, ठीक है। अब क्या करो, जिस भी मीडियम में आप इन चार्ज को रख रहे हो, ठीक है ना, हमेशा उस मीडियम का दिया रहेगा रिलेटिव परमिटिविटी। क्या दिया रहेगा, रिलेटिव परमिटिविटी, या उस मीडियम का दिया रहेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ पाए ना? उसी को हम एक्चुअली क्या कर देते हैं, बोलो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे करके। समझ पाए? बोलो, तो ये हो जाएगा किसमें, उस मीडियम में फोर्स। मत लिखो भी, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे आपने एक टर्म लिखा हुआ है इसके प्लेस पे, तो हम इसके प्लेस पे लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है ना, इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ पाए? बोलो, मैंने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, बोलो, तो वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, ठीक है भी। एप्सिलॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ, बोलो अपने से, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस भी मीडियम में आप कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, ठीक है इतना। और एप्सिलॉन R क्या, सॉरी ये क्या था, बोलो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी याद रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां से आप एप्सिलॉन R को लिख सकते हो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं ना। इस चीज को, इसको आप बोला करते हो रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हो, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक इतना। और एप्सिलॉन क्या हो गई, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इतना क्लियर रहेगा? बोलो, तो ये डिफिनीशन भी हो गया। अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव परमिटिविटी, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इतना क्लियर रहेगा ना? ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इतना क्लियर है? बोलो, अपने से बोलना आप, क्या इस रिलेटिव परमिटिविटी का कुछ भी यूनिट और डायमेंशन आएगा? नहीं आएगा ना। बोलो, ये भी परमिटिविटी और ये भी परमिटिविटी, तो क्या आएगा, इट इज यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। तो क्या होता है, बोलो, यूनिटलेस होता है एंड डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है। इतना क्लियर है? बोलो, इतना किसी को डाउट है? फिर हम लोग लिखने स्टार्ट करें। अगर आपका एयर में है चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। उसको आपने किसी मीडियम में कर दिया, ठीक है ना, तो वहां पर मैंने क्या किया, सिंपल सा 4 पाई एप्सिलॉन के इसके प्लेस पे क्या आ गया, एप्सिलॉन आ गया। एप्सिलॉन मींस परमिटिविटी ऑफ मीडियम, उसका मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। याद रहेगा ना? बोलो, हाँ बिल्कुल। तो रिलेटिव परमिटिविटी को ना एक और नाम दिया करते हैं हम लोग, इसको हम लोग ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला करते हैं, ठीक है। तो अब जब भी आप क्वेश्चंस करोगे ना, जहां भी रखा रहेगा ना जिस मीडियम में, उसका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दिया रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। क्लियर रहेगा ना? दिया रहेगा। जैसे कि अगर आप देखना चाहो तो जो वाटर होता है,
तो जो इसकी वैल्यू होगी हमेशा 1 या 1 से बड़ी आएगी पहली चीज, ठीक है ना। और वाटर का जैसे अपने सिलेबस एनसीईआरटी में मेंशन है, तो वाटर का रिलेटिव परमिटिव ऐसे गिवन है 81 गिवन है। क्या गिवन है बोलो? 81, ठीक है ना। और जो मेटल्स होते हैं उसका तो इनफाइनाइट होता है, ठीक है, समझ पाए। तो बस करना क्या है, सिंपल सा, कि जब आपके पास चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में नहीं रहेंगे, मतलब फ्री स्पेस में रहेंगे, एयर में रहेंगे, तो वहां पे आप ये फॉर्मूला आप याद कर लोगे ना। बट अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, दोनों चार्ज पार्टिकल अगर मीडियम में हो गए, तो क्या करना, आप जो भी ये वाला फॉर्मूला आया हुआ है ना, इसी को डिवाइड कर दो आप परमिटिविटी ऑफ, सॉरी, रिलेटिव परमिटिविटी से, समझ पाए ना। जो भी एयर में है वो है ही, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया बोलो, डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर, समझ पाए ना। तो अगर एयर में कर रहे हो तो केवल इतना करना, और अगर किसी मीडियम में हो गया तो जो मीडियम का दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, उसको क्या करना, आप डिवाइड कर देना, सिंपल सा, समझ पाए ना। बोलो। तो अगर इसको आप एफ बोल रहे हो और सपोज दैट इसको आप मान लो कि एफ डैश बोल दो, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ अपॉन इसका डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर, समझ पाए, वही नहीं आएगा। बोलो, नहीं समझ पाए क्या क्या बोल रहा हूं मैं? बोल रहा हूं कि अगर इसको आप एफ मान रहे हो, इस वाले फोर्स को मान लो इसको आप एफ डैश लिख रहे हो, ठीक है ना। तो एफ डैश और एफ में क्या रिलेशन है, एफ डैश इज एफ डिवाइड बाई दिस फैक्टर, ये स्टार है, समझ पाए। तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, समझ पाए ना। कोई लोग इसको के से भी लिखा करते हैं, स्मॉल के करके, क्लियर रहेगा। बोलो, अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो आप पहले हेडिंग लिखो कूलॉम्स लॉ, फिर लिखवाता हूं मैं, लिखो कूलॉम्स लॉ, राइट डाउन हेडिंग कूलॉम्स लॉ। लिखा कूलॉम्स लॉ, लिख गया सभी का, ठीक है। इसमें लिखो, बोले, लिखो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, लिखा इतना, द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन, एक्टिंग बिटवीन, एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ना लिखा, is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to product of their charges, is directly proportional to, directly proportional to product of their charges, इतना लिखा, and inversely proportional to, and inversely proportional to, and inversely proportional to square of distance between them, and inversely proportional to square of distance between them। इतना लिख गया सभी का, बोलो, ठीक है ना। इसी में एक एरो करके लिखना है, ठीक है ना, ऐसे एरो करके लिखना है, ठीक है ना, एरो करके ऐसे नेक्स्ट लाइन से लिखो, कितना लिखा, ठीक है ना, एरो करके लिखो, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, इट इज अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। तो कूलॉम्स लॉ किसके लिए अप्लीकेबल होता है बोलो, पॉइंट चार्ज के लिए, केवल पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल होता है, लिख गया ना। बोलो, कूलॉम्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक, इतना। नेक्स्ट एरो करो, लिखो इसी में, बात नहीं प्लीज, लिखा पहला पॉइंट किसके लिए एप्लीकेबल होता, पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट एरो में लिखो, इट इज ए एक्सपेरिमेंटल लॉ, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ होता है, ठीक है,
हाँ, इट इज ए एक्सपेरिमेंटल लॉ, याद रहेगा ना। तो पहला पॉइंट क्या आपने लिखा, अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, और ये क्या होता है बोलो, एक्सपेरिमेंटल लॉ होता है, इतना लिखा। एक और एरो करो, थर्ड लिखो। देख लो यहाँ पहले, देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है ना। देखो जैसे इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है ना, बोलो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आएगा ना हमेशा इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग ही आएगा। समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब डायरेक्शन देखो, जैसे मान लो कि ये अपोजिट चार्ज है, सपोज दैट प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये इसको इधर खींचेगा और ये वाला इसको इस साइड, तो फोर्स कहां पर आया, इस लाइन के में ही आया ना, बोलो, याद है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहां पर आता है, जो दोनों ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसी डायरेक्शन पर आता है, यही है ना। तो इसीलिए इसको आप क्या बोलते हो, आप सेंट्रल फोर्सेस, क्या बोलते हो, सेंट्रल फोर्सेस, याद रहेगा ना, बोलो। तो वही नेक्स्ट पॉइंट लिख लो बस लास्ट इसमें, लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स always acts, electrostatic force always acts, इतना लिखा, along the line joining the two charges, electrostatic force always act along the line joining the two charges या टू चार्ज ऑब्जेक्ट, इतना लिखा, बोलो, लिखा, hence it is called as central force, या आप सो लिख सकते हो कि सो इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्स, ठीक है ना। सो इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्स, याद रहेगा ना। तीनों पॉइंट प्लीज आप याद रखना, ठीक है ना। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, स्टेटमेंट मैंने आपको बोल ही दिया, ठीक है ना। 3 पॉइंट क्या याद रखोगे, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, सेकेंड मैंने क्या बोला, एक्सपेरिमेंटल होता है, और थर्ड मैंने क्या बोला, हाँ हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो भी चार्ज पार्टिकल जहां भी होंगे, अगर एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो उनका डायरेक्शन कैसे आएगा बोलो, जो भी लाइन उनको दोनों को ज्वाइन करेगी उसी लाइन के लॉन्ग आएगा, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। इतना कहानी क्लियर रहेगा ना, बोलो। अच्छा, एक आपने और कॉन्सेप्ट सीखा रहा होगा, आप बस बता देना मेरे को, आपने एक टर्म सीखा रहा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क और एनर्जी में। तो व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बोलो। और कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, हाँ। तो बस इसे आप याद रखना कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, क्या होता है बोलो, कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपको याद है तो लिख भी सकते हो, नहीं याद है तो लिख लो, ठीक है ना, अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक ऐसा फोर्स होता है बोलो, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसीलिए हम लोग बाद में पोटेंशियल एनर्जी वगैरह डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो ये लिख गया ना सभी का, तो ये आप 4 पॉइंट और स्टेटमेंट याद रखोगे ना, बोलो, याद रहेगा सभी को। ये लिख लो आप, ठीक है ना, ये लिख लो और मेंशन कर लेना सब कुछ, ठीक है ना, कि Q1 Q2 क्या है बोलो, हाँ चार्ज है दोनों ऑब्जेक्ट के, ठीक है ना। और R क्या है बोलो, सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये अपने से कुछ सब कुछ लिखोगे आप नीचे, ठीक है ना, वेयर पहले आप ये लिख लो पूरा, फिर नीचे करके सब कुछ लिख लेना, यहां तक लिख याद बोलना आप, ठीक है ना, यहां तक लिख याद बोलना आप। चलो सब लोग डायमेंशन निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बोलो कितना आया, किसी का आया आंसर, चलो यहाँ देख लो, हमको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे
आपने अभी लिखा हुआ था कि एप्सिलॉन नॉट क्या आया था बोलो, उसका यूनिट क्या आया था बोलो अपने से, उसका यूनिट आया था, देखो यहाँ पे, हाँ कूलम्ब, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है ना, सॉरी कहाँ गया, हाँ कूलम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही आया था ना बोलो। तो इसका आपने बोला कि जो यूनिट होता है क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है इसका यूनिट बोलो। अब अगर आपको इसका डायमेंशन निकालना है, ठीक है, डायमेंशन निकाल रहे हैं, देखो कूलम्ब, कूलम्ब क्या होता है, चार्ज होता है, और चार्ज इक्वल टू होता है आई इंटू टी, आप ऐसे पढ़ा ना आपने, देखो आई इज इक्वल टू आपने पढ़ा रहा होगा चार्ज अपॉन टाइम, याद है ना, तो क्यू इक्वल टू क्या आएगा, आई इंटू टी, ये आता है। तो कूलम्ब मतलब क्या हो गया बोलो, आई इंटू टी का स्क्वायर, आई का क्या होता है बोलो, एम्पियर, टाइम का क्या होता है, सेकेंड, याद है ना, सेकेंड, तो मतलब कि आई इंटू टी का स्क्वायर है, मतलब एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा, आई को हम लिखते हैं एम्पियर से, कैपिटल ए होगा डायमेंशन इसका, टाइम का लिखते हैं कैपिटल टी से, क्या लिखते हैं डायमेंशन, कैपिटल टी से, तो कूलम्ब का डायमेंशन क्या हो गया, ए इंटू टी, उसका स्क्वायर आपने कर दिया, इतना क्लियर है सभी को, आई का हो गया एम्पियर, टाइम का कैपिटल टी, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया, ठीक, इतना। नीचे देखो लिखा हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ न्यूटन, बोलो अपने से, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, तो आप लिखोगे एम एल टी माइनस टू, यही होता है ना, और ये पे यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर मींस एल का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया एल का स्क्वायर, समझ पाए ना इतना, इसको और सिंप्लीफाई कर लो आप, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, हो जाएगा इतना, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और इसको आप ऊपर लेके चले जाओ नीचे वाली टर्म्स को, देखो ये हो जाएगा एल क्यूब, यहां से हो जाएगा ना एल क्यूब, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टू दी पावर माइनस थ्री, ठीक, इतना। और देखो एम को भी आप ऊपर ले जाओगे और टी को भी आप ऊपर ले जाओगे, ठीक है ना, तो एम माइनस वन में हो जाएगा ना बोलो, और टी ऊपर ले गए तो प्लस टू हो गया, तो प्लस टू मतलब यहाँ पे जुड़ जाएगा, कितना जाएगा, प्लस फोर, ठीक है, तो हो जाएगा डायमेंशन इसका। इसको आप चाहें तो आप ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो कि m माइनस वन एल टू दी पावर माइनस थ्री, ठीक है, t टू दी पावर फोर और a स्क्वायर, ठीक है, याद रहेगा। आप एक बार मैच कर लेना प्लीज, ठीक है ना, अगर मैंने गलती लिखा होगा तो, सही है ना, क्यों का ये, बाकी आप देख लो, सब निकल लिया ना बोलो। तो डायमेंशन निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है ना, आता है न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, तो जितनी भी आप क्वांटिटी पढ़ते हो डायमेंशन आप निकालते जाना, ठीक है। सबका आ गया ना ये डायमेंशन, सबका ये आया हुआ था, m माइनस वन एल पावर माइनस थ्री टेक पावर फोर एक पावर टू, सबका ही आया हुआ था बोलो, ठीक है। अब कुछ हम लोग ना क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना, चार पांच क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बात नहीं पीछे, चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, एकदम सिंपल सिंपल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो, फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ठीक है, एक आपके पास सपोज दैट यहाँ पे होता है 4 मिली कूलम, क्या है बोलो, मिली कूलम, एमसी मतलब मिली कूलम, और यहाँ पे आपके पास मान लो -3 मिली कूलम का चार्ज है, इतना क्लियर है। मान लो इनके बीच सेपरेशन आपके पास गिवन है 10 सेंटीमीटर की सेपरेशन है, ठीक है, तो निकालो कितना आएगा फोर्स। पहले एकदम सिंपल सिंपल कर रहे हैं, ठीक है ना,
बात नहीं प्लीज। हाँ पहला बोलो कितना है आंसर। फर्स्ट सभी का आ गया। मिली कुलाम है, मिली कैसे करो कुलाम में बोलो, 10⁻³ करना पड़ेगा ना। 1 मिली कुलाम इक्वल टू 10⁻³ कुलाम, ठीक है ना। हाँ देख लो कितना है, फिर हम लोग कैलकुलेट कर ले रहे हैं। हाँ जैसे आप पहला किए होगे 16 मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है ना, अभी आंसर याद नहीं है। याद नहीं है, ठीक है ना, अभी देख लेता हूँ। आ गया पहला सभी का, सेकंड वाला भी करो अपने से। चलो पहला एक बार मैच कर लो, फिर सेकंड करना। देखो यहाँ पे फर्स्ट वन आप ऐसे अप्लाई करोगे ना, F इक्वल टू के कितना होता है बोलो, 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, इतना ये हो गया के। Q1 Q2 बस किस में रखना है बोलो, SI में रखना है, ठीक है ना, SI यूनिट्स में, ठीक है ना। SI में क्या होता है, कुलाम होता है। मतलब Q1 के प्लेस पे आएगा 4 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया के Q1, ठीक है। इतना Q2 कितना है बोलो, -3। -3 मतलब सिर्फ शो करता है कि इनके बीच फोर्स कैसे आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, समझ पाए ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया के Q1 Q2, ठीक है। इतना नीचे आएगा उनके बीच जो भी सेपरेशन है उसका स्क्वायर, ये आएगा ना। तो इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे बोलो, मीटर में। 10⁻⁻1 मीटर आएगा, स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, 10⁻²। सही है ना, इतना बोलो। सीएम को आप कन्वर्ट करो मीटर में, वो हो जाएगा 10⁻⁻1, उसका स्क्वायर करोगे हो जाएगा 10⁻², ठीक है ना। अभी इसको आप सिंप्लीफाई कर लो अपने से, तो F इक्वल टू हो जाएगा, देखो 10⁻9 और -6 हो जाएगा ना बोलो, 3 बचेगा। इसको ऊपर लेके चलो, कितना हो जाएगा, 9 - 3 6, 6 - 3 3, 2 ऊपर का कितना हो जाएगा 10⁻5, और ये 943, ठीक है ना। इतना इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 108 आएगा, ठीक है ना। तो F इक्वल टू आप लिख सकते हो ऐसे 1.08 इंटू 10⁻7 न्यूटन। सबका ये आया हुआ था ना, 1.08 10⁻7 न्यूटन। डाउट है क्या इसमें बोलो, सिंपल सा वैल्यूज पुट कर दो आप। माइनस साइन बस ये शो करता है ना कि इनके बीच फोर्स कैसा है बोलो, अट्रैक्टिव फोर्स है, समझ पाए ना। तो मैग्नीट्यूड हम लोग को मतलब था, वही हम लोग निकाल रहे हैं, समझ पाए। तो इसका मतलब था केवल अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, दैट्स इट, ठीक है। सेकेंड बोलो कितना आया, सेकेंड में सिर्फ इतना गिवन है कि आपको ना कोई भी दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं एयर में रखे हुए हैं 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो उनके बीच मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो सकता है, समझ पाए। दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, कितने सेपरेशन पे हैं, 5 सेंटीमीटर पे हैं, एयर में रखे हुए हैं, तो उनके बीच मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो सकता है। देखो कितना आएगा। हाँ सेकेंड बोलो, हम बताओ। देखो वही तो करना पड़ेगा ना। अच्छा 1 से मिनिमम आता है, 0 क्यों लोगे, वो तो चार्ज नहीं हुआ फिर ऑब्जेक्ट में, नहीं। हाँ समझ पाए ना। देखो
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिनिमम कब आएगा? आप यही बोलते हो ना के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मिनिमम कब आएगा? जब Q1 Q2 क्या होंगे? मिनिमम होंगे। और मिनिमम चार्ज कितना एग्जिस्ट कर सकता है यूनिवर्स में? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो करो, मतलब दोनों पे चार्ज कितना होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल। जो आप दो चार्ज ऑब्जेक्ट लोगे उन पे चार्ज कितना होना चाहिए? जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, तभी ना फोर्स मिनिमम आएगा। बोलो। देखो इसमें आपने ऐसे अप्लाई करोगे ना सेकंड में, F इक्वल टू आप लिखोगे कि कितना होता है बोलो? एयर है स्पेस में 10⁹ होता है, ये होता है। क्या हो गया? अब फोर्स मिनिमम तभी आएगा जब चार्ज मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल है? एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, कितना होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन का बोलो? हाँ, 1.6 10⁻⁻19 और ये 1.6 10⁻⁻19 यही होता है ना बोलो। स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है ना? के Q1 Q2 समझ पाए ना? Q1 भी वही, Q2 भी, स्क्वायर कर दिया। ठीक, इतना। अब उनके बीच सेपरेशन गिवन थी आपके पास, कितना सेपरेशन बोलो? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट कर लोगे? मीटर में। कैसे करोगे? बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻²। ठीक है ना? तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर। ठीक, इतना बोलो। तो ये हो गया। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको आप और सिंप्लीफाई करना, 9 10⁻9। ठीक है ना? देखो इसको स्क्वायर करना कितना आएगा बोलो? 10⁻38 आएगा ना? -38 मतलब यहाँ पे -38 कर दो आप। ठीक है, और ये 1.6 इंटू 1.6 रहेगा ये। और नीचे देखो 25 हो जाएगा और 10⁻⁻4 होगा, ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? कैलकुलेशन करने पड़ेंगे इसमें, ठीक है, अपने से। ये हो गया। तो अच्छा बोलो अपने से, 16 इंटू 16 कितना होता है? हाँ, तो ये इसका कितना आएगा? 2.56। ठीक है, ये हो जाएगा 9 इंटू 2.56 अपॉन 25 और 9 4 कितना होता है? 13 -38 कितना आएगा बोलो? 10⁻⁻25 यही आएगा क्या बोलो? इसको और सिंप्लीफाई करो अपने से, कितना आएगा? चलो ऐसा करो, अप्रॉक्स हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना? अप्रॉक्स कितना हो जाएगा बोलो? 25 और यहाँ पे एक पॉइंट लगा कट कर दो, ठीक है ना? मतलब यहाँ पे 10⁻26 कर दो, इसको आप कट कर दो, बोलो कितना आया? हाँ, तो अप्रॉक्सीमेट कितना है बोलो? 9 इंटू, हाँ क्या बोल रहे बोलो कोई? 9.2 इंटू, सही है ना? तो इतना न्यूटन का अप्रॉक्स मिनिमम फोर्स आए। तो मतलब अगर कभी भी आपको ऐसे बोला जाए ना कि फाइंड आउट मिनिमम फोर्स और केवल सेपरेशन दिया रहा है, तो आप क्या करोगे बोलो? किसका चार्ज लोगे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट पे जब चार्ज इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, उस केस में क्या होगा बोलो? फोर्स मिनिमम आएगा। इतना क्लियर सभी को? कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? सबने कर लिया ना? पीछे कर लेना। पीछे बात नहीं करो प्लीज। ये हो गया ना सभी का? कल से बुक लेके आएंगे सब लोग, ठीक है ना? वो हाँ, SCV जो भी है वही करेंगे पहले, ठीक है ना? तो लेके आना प्लीज। और उसमें से ना 20 क्वेश्चन ट्राई भी करके आना, ठीक है ना? जिसके पास बुक है, नहीं है तो आप ले लो अभी बुक, ठीक है? तो शुरू के जो इलेक्ट्रिक बात नहीं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसके 20 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के करके आने, मतलब ट्राई करके आना, ठीक है ना? वो हो जाएंगे। ठीक है, इतना लिख गया सभी का? एक और क्वेश्चन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? फिर तुमसे बुक सही करवाएंगे फिर।
ये लिख गया ना सभी का? चलो यहाँ पे देख लो, फिर उसको करना है अपने से खुद से, ठीक है ना। देखो तुम्हारे पास मान लो यहाँ पे कोई भी एक प्लस क्यू का चार्ज है, ये क्या है बोलो, प्लस क्यू का चार्ज है, इतना क्लियर है। इससे आर डिस्टेंस पे, ठीक है ना, ऐसे मतलब यहां पे मान लो कि एक माइनस क्यू का चार्ज है, चार्ज कितना है बोलो, माइनस क्यू है, और इसका मास कितना है, स्मॉल एम है, ठीक, कितना, माइनस क्यू इज चार्ज और एम क्या है बोलो, मास, इतना क्लियर है ना। आर क्या होगी बोलो, इसका रेडियस हो गया, आप क्या बोल सकते हो आर को, रेडियस, छोटा ही करते हैं, ठीक है ना, इतना बड़ा क्यों। ये मान लो कोई एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, यहां पे इससे आर डिस्टेंस पे यहां पे एक चार्ज होता है माइनस क्यू, और इसका मास कितना है बोलो, स्मॉल एम है, इतना क्लियर है बोलो। अब मान लो कि आपको क्या करना है कि फाइंड आउट, मान लो कि ये v, इसकी वेलोसिटी कितना है बोलो, v या v नॉट बोल दे रहे हैं, इतना वेलोसिटी v नॉट है, ठीक, इतना। तो आपको निकालना है कि फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ चार्ज माइनस क्यू। आपको क्या करना है बोलो, वेलोसिटी निकालनी है कौन से चार्ज की, माइनस क्यू की, ठीक, इतना। सो दैट इट परफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड चार्ज कैपिटल क्यू। निकाल सकते हो क्या कोई, ठीक है ना। आपको इस चार्ज, इस माइनस क्यू की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है ना, सो दैट ये क्या करे, प्लस क्यू चार्ज के अराउंड, ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है इसके अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे। समझ पाए ना क्वेश्चन, बोलो। तो पहले आप वेलोसिटी निकाल लो, बाद में भी आपको टाइम पीरियड और वो निकलवाता हूं मैं, ठीक है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी, ठीक है। पहले आप निकालो कितना आएगा वी नॉट, फिर वी नॉट निकालने के बाद टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी निकालना है, समझ पाए ना। कर सकते हो क्या बोलो, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी निकालना है आपको, ठीक है, अगर ये हो जाए तो ट्राई करो, फिर हम लोग करते हैं, ठीक है ना, नहीं आएगा तो। हाँ बोलो, हाँ देख लेता हूँ, याद तो नहीं आ रहा ना मेरे को, ट्राई, हाँ हाँ हाँ, वो तो केवल शो करता है कि वो अट्रैक्टिव फोर्स। हाँ बोलो, बोलो कितना हो गया, वैल्यू पुट कर दियो क्या, हाँ आई थिंक यही आएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ सही है, ठीक है ना, के वैल्यू मत पुट करो, कहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, चलो। सबका आया, पहले आप वी नॉट निकाल लो, ठीक है ना, देन क्या निकालोगे, टाइम पीरियड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, निकाल सकते हो, बोलो पीछे। हाँ सही तो कर रही हो। आएगा एक अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, कैसा फोर्स आएगा, अट्रैक्टिव, माइनस साइन है ना यहाँ पे, अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स इस साइड आएगा इस चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है ना, ये बैलेंस किसके होगा बोलो, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखोगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा बिटवीन द माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज, ठीक है ना, वो किससे बैलेंस होगा, इस वाले फोर्स से, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो भी रेडियस होती है, ये पढ़ा हुआ है ना, बोलो।
इनके बीच फोर्स आएगा कितना, आप लिखोगे के कैपिटल Q1 ये Q2 अपान आर स्क्वायर और ये हो गया m। वेलोसिटी आपने v नॉट लिया हुआ है ना, तो आप v नॉट पुट करो, ठीक है, इतना v नॉट पुट किया और नीचे क्या हो जाएगा, ये r है, देखो ये एक r इससे कैंसिल हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो यहां बचेगा v नॉट का स्क्वायर, तो v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा k कैपिटल Q स्मॉल q, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा m इंटू आर, ठीक, इतना। तो v नॉट इक्वल टू आप लिख सकते हो कि सिंपल सा आपके पास आ गया था k कैपिटल Q स्मॉल q m r, ये सब कहा गया था, बोलो सब कहा गया था ना। ये जो भी बाकी क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू गिवन रहेगा तो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे जो भी चार्ज दी दिया रहेगा, ठीक, इतना, बोलो। अब नेक्स्ट आपको निकालना था टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो आप पहले आपने ऐसे पढ़ा होगा ना कि v नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो ओमेगा इंटू आर होता है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो v नॉट अपान आर, ये होता है ना, बोलो ये होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप आर से डिवाइड कर दो अगर, तो ओमेगा इज इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा वी नॉट अपान आर, वी नॉट अपान आर करोगे तो ये पूरा वैल्यू देखो आएगा ही आएगा, के क्यू स्मॉल क्यू और एम आर है ही। अब देखो, अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना था आर से ना, इसमें आर को डिवाइड करोगे, आर को अगर डिवाइड करोगे तो ब्रैकेट में जाए क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर जाएगा रूट में, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, आर क्यूब कर सकते हो। समझ पाने कैसे किया, यहाँ पे आर से डिवाइड करोगे, रूट के अंदर ले जाओगे, आर स्क्वायर जाएगा तो हो जाएगा एम आर क्यूब। इतना क्लियर है सभी को, बोलो। ये हो गया, ओमेगा निकल आया। अब ओमेगा निकल आया, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, 2 पाई अपान ओमेगा कर दोगे आप, ठीक है, तो 2 पाई है ही ये, ठीक है ना, ओमेगा के प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो हाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ एम आर क्यूब और नीचे क्या हो जाएगा, यही आएगा ना, ये हो जाएगा टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, बोलो 1/t कर देना, ठीक है ना, कर लोगे ना अभी सभी, इसका रेसिप्रोकल कर देना, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। क्या हुआ, टाइम हो गया क्या, अभी कितना टाइम है, अभी 1 घंटे टाइम है, बहुत ज्यादा नहीं है, चलो ठीक है। ये हो गया सभी का, यस, कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, तो क्या होएगा बोलो, उसका वेक्टर फॉर्म आएगा। लिख गया सभी का हेडिंग, क्या हो बोलो, लिख गया सभी का, पहले सुन लो फिर लिखना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हमारे पास मान लो कोई भी दो चार्ज थे, Q1 Q2, ये था इतना। अब आप बोल रहे थे कि इनके बीच सेपरेशन कितना थे, बोलो R थे, इतना क्लियर था। अब इनके बीच आप फोर्स आप लिख रहे थे ऐसे करके इन जनरल, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये वेक्टर फॉर्म नहीं था, एक सिंपल था, ठीक, इतना। आपको क्या करना है, इसे कैसे लिखना है, वेक्टर फॉर्म में, कितना क्लियर है। वेक्टर फॉर्म मतलब यह हुआ कि आपके पास अगर उन दोनों के बीच सेपरेशन मतलब वेक्टर गिवन रहे कि 2i कैप 3i कैप 4j कैप जो भी, समझ पाए। तो अब आप यही बोल रहे हो ना कि जो इनके बीच फोर्स आता है वो कहां पर आता है, बोलो इसी लाइन पर आता है, अलोंग दिस लाइन, इसलिए आप बोल रहे सेंट्रल फोर्स बोल रहे थे इसको, याद आया। तो अब अगर
आपको इस फोर्स को दिखाना है कि ये फोर्स कहां पर एक्ट कर रहा है, बोलो इस लाइन के लॉन्ग एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो आप कैसे लिखोगे कि ये हो गया फोर्स, और डायरेक्शन शो करने के लिए देखो, अगर कोई भी क्वांटिटी मान लो, हमारे पास कोई भी अगर क्वांटिटी मान लो एक्स में एक्ट हो रही है, कैसे लिखते हो आप, आई कैप लिखते हो ना। पहले सुन लो फिर आते हैं इस पे। जैसे आपको लिखना हो एक कोई फोर्स दिया रहे कि 2 आई कैप, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 न्यूटन का फोर्स है, एक्स में एक्ट कर रहा है, ये मतलब हुआ ना। अगर आप ऐसे लिखते हो कि 2 के कैप, इसका मतलब क्या हो बोलो, के में एक्ट कर रहा है, इतना क्लियर है। बट हमको क्या करना है कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इतना फोर्स एक्ट कर रहा है किस डायरेक्शन में, आर में ही है और के लॉन्ग है, तो हम लोग यहां पे क्या लगाएंगे बोलो, आर कैप। क्या लिखेंगे, आर कैप। समझ पाए ना। जैसे आप बोलते हो आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, वाई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस। तो आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। आर कैप क्या बोलो, यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। क्लियर रहेगा ना, बोलो। अब देखो, अब आप यूनिट वेक्टर लिखते कैसे हो, बोलो अपने से, डेफिनेशन क्या होती है यूनिट वेक्टर की। हाँ, उस वेक्टर को उसी के वेक्टर में डिवाइड कर दो। मतलब आप ये बोल सकते हो कि आर कैप क्या होता है हमेशा, वेक्टर आर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ये होता है डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, ये होता है ना। और मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है बोलो, सिंपल सा हो जाएगा, आर। क्या हो जाएगा, आर। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि वेक्टर आर डिवाइड क्या हो जाएगा बोलो, आर से, वेयर आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। इतना क्लियर है। अब देखो, अगर आप इस वाले फॉर्मूले में ये पुट करो आप, क्या हो जाएगा, के Q1 Q2। अब देखो आर कैप के प्लेस पे लिखो वेक्टर आर, और इसका आएगा आर, और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर। बस ये सिंपल सा वेक्टर फॉर्म याद रखना है। ठीक, इतना ना। आर कैप लगाना, आर कैप क्या होता है बोलो, वेक्टर डिवाइड बाय उसी का मैग्नीट्यूड। इतना कहानी क्लियर है। अब देखो ध्यान से, यहां पे एरो लगा हुआ है, क्या लगा बोलो, एरो। इसका मीनिंग आप याद रखना प्लीज, ठीक है ना। इसको आप बोलते हो टेल, इसको आप क्या बोलते हो, हेड बोलते हो, ठीक है ना। तो जब भी आप फोर्स लिखने वाले हो, सुन लो पहले, जब भी आप फोर्स लिखने वाले हो, जो इसका टेल बनाओ, किधर आएगा बोलो, टेल एट द चार्ज ड्यू टू विच टेल मतलब देखो तुम्हारे पास ऐसा, तुम्हारे सपोज दैट 2 चार्ज है, सुन लो पहले बस, 2 चार्ज है ऐसे, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच अगर आप फोर्स लिख रहे हो, जैसे आप दिखा रहे हो ना वेक्टर आर कैप, दिखा रहे हो ना वेक्टर आर कैप, तो जो इसका टेल होगा कहां, आपको सपोज दैट फोर्स निकालना है, मान लो क्यू पर, कहां चाहिए फोर्स, क्यू पर चाहिए। तो आपको निकालना है कि फोर्स अप्लाइड बाई चार्ज, सॉरी Q1 ऑन Q2, क्या करना है, फोर्स निकालना है Q2 पे, कहां से, ड्यू टू Q1। तो जो फोर्स अप्लाई करेगा ना, जिसके कारण आप निकाल रहे हो फोर्स, उस पे क्या आएगा, टेल आएगा उस साइड, और जिस पर फोर्स निकाल लो उस पे क्या आएगा, हेड आएगा। समझ पाए ना अभी इसका मतलब, बोलो। तो टेल कहां पर आएगा, एट द चार्ज ड्यू टू विच, ठीक है ना, या जिसने फोर्स अप्लाइड किया, ठीक है, ड्यू टू विच फोर्स इज अप्लाइड, ठीक, इतना। और हेड कहां पर आएगा इसका बोलो, एट द चार्ज ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। अभी क्लियर हुआ, मैंने ऐसे क्यों लिखा मैं बता रहा हूं, मैं अंतर क्या आएगा, इतना क्लियर रहोगे, बोलो। तो वेक्टर फॉर्म याद रहेगा ना, बोलो, याद रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं इसको करने के लिए, बस फिर हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है ना। देखो ध्यान से, मैंने ऐसे क्यों लिखा, तो आपके पास मान लो 2 चार्ज हैं, ठीक है, ये मान लो कि 3 कूलम का चार्ज है, ये सपोज दैट -4 कूलम का चार्ज है, इतना क्लियर है, 2 चार्ज हो गए, ठीक है। अब मान लो कि ऐसे गिवन है तुमको
कि मान लो तुम्हारा ये जो चार्ज होता है ये होता है सपोज दैट 1,3,5 पे। कहाँ होता है बोलो? चलो और कम कर देते हैं, 2,3,1 कर देते हैं, ठीक है ना। ये चार्ज कहाँ पर रखा हुआ बोलो? 2,3,1 पर रखा हुआ है, ठीक है ना। और ये चार्ज सपोज दैट रखा हुआ है 4,6-5 पे रखा हुआ है। चलो या -5 ही करते हैं, समझ पाए? अभी ऐसे रखे हुए हैं, मतलब ये चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है? 2,3,1 मतलब क्या है बोलो? XYZ, समझ पाए? ये भी क्या है? XYZ, समझ पाए? अभी अब मान लो तुमको क्या करना है, फाइंड आउट द फोर्स ऑन चार्ज -4 कूलम। क्या निकालना है बोलो? फोर्स निकालना है। पहले सुन लो फिर लिखना प्लीज, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा अलग से। फाइंड आउट फोर्स ऑन चार्ज -4 कूलम। अंडरस्टूड है? कहां से आएगा? वहीं से आएगा, ठीक है ना। बोलो अब देखो कैसे निकालोगे। आपको मैंने बोला कि अब यहां पे आपको नहीं पता है कितना सेपरेशन है, पता है क्या सेपरेशन? नहीं पता है ना। Q1 Q2 पता है, हाँ निकालोगे उसको आप, फिर किस में आएगा? वेक्टर फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि इस एरो को आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। हमेशा टेल कहां पर आएगा इसका बोलो? जहां से फोर्स, और हेड कहां पर आएगा? जिस पर फोर्स निकाल रहे हो। क्लियर रहेगा ना। जिसने फोर्स अप्लाइड किया वहां पे टेल, और जिस पर अप्लाई किया वहां पे हेड। क्लियर रहेगा ना। तो यहां पर क्या निकालना है? फोर्स यहां पर निकालना है। तो अब देखो आप इनके बीच वेक्टर आर निकाल सकते हो ना। बोलो कैसे निकालोगे? हाँ देखो, दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, समझ पाए ना। वेक्टर आर मीन्स क्या हुआ बोलो? दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, यही करोगे ना। तो हो जाएगा 4 - 2i कैप, मतलब क्या आएगा? 2i कैप। 6 - 3i कैप, 3j कैप। -5 - 1 मतलब -6 कैप। समझ पाए अभी? बोलो अगर आप इसका इस पे निकालते तो एरो उल्टा आती, फिर दिस माइनस दिस करना पड़ता। अभी क्लियर रहेगा ना इतना? बस ये हो गया। अब अगर आपको सपोज दैट ये फोर्स निकालना था, इसका आप मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। निकाल लोगे ना। कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड? दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर 4, 9 स्क्वायर 9, तो 9 + 4 क्या? 13, और ये क्या जाएगा? 6 का स्क्वायर 36, क्या आएगा? 49, तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 मान लो, ये एसआई में गिवन है सपोज 7 मीटर, इसमें गिवन सब कुछ एसआई में गिवन, ठीक है। इतना ये आ गया। आपने वेक्टर आर निकाल लिया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ठीक है ना। अब आप इसको आप दोनों फॉर्म में निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो फोर्स, समझ पाए। अगर आपको केवल सिंपल फॉर्म में चाहिए तो आप क्या करो? K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर कर दो, वो सिंपल फॉर्म में निकल आएगा। बट अगर आपको बोले कि वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो कैसे निकालोगे बोलो? ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो आप बोलोगे F = हो जाएगा, क्या कितना होता है बोलो? Q1 कितना है? 3 कूलम। Q2 कितना है? 4 कूलम। K Q1 Q2 हो गया, हो गया इतना। अब देखो नीचे क्या आता है बोलो? R का क्यूब आता है, मतलब नीचे क्या आएगा? 7 का क्यूब आएगा, उसमें। और ऊपर क्या आएगा बोलो? वेक्टर आर आएगा। कितना है वेक्टर आर? ये लिखा हुआ है 2i कैप 3j कैप -6 कैप। समझ पाए? तो अब अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना तो यही हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। सिंप्लीफाई कर लो इसको मल्टीप्लाई करके, समझ पाए ना। तो वेक्टर फॉर्म मीन्स क्या हुआ कि कुछ न्यूटन का फोर्स आई कैप में आएगा, कुछ जे कैप में आएगा, कुछ के कैप में आएगा, समझ पाए। तो हो गया वेक्टर फॉर्म। अगर आपको चाहिए केवल मैग्नीट्यूड, तो केवल मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर कर दो। ये आप पता हो गया R स्क्वायर आपके पास यहाँ पर, समझ पाए ना। तो निकाल लोगे ना वेक्टर फॉर्म, बोलो। हाँ मतलब सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है ना। हाँ आई कैप जे कैप समथिंग समथिंग आएगा, अलग अलग ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके, ठीक है। कुछ आई कैप में आएगा, कुछ जे कैप में आएगा, कुछ के कैप में आएगा, ठीक है। मैं बस आपको बोल रहा था कर ऐसे सुनाने के लिए, ठीक है ना। बट क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। तो आप ना ये लिख लो बस, ठीक है ना। वो मत लिखो, ठीक है ना, मैं कराऊंगा एग्जाम्पल, ठीक है ना। हाँ ये लिख लो बस, आप ये लिखो बस, बता रहा हूं मैं।
ये मत लिखो, ठीक है ना, मैं कराऊंगा इसका अलग क्वेश्चन बहुत सारे। हाँ ये लिखो आप पहले। हाँ बोलो। उसको सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल हाँ, मल्टीप्लाई कर दो, लाइक आई के साथ कुछ आएगा, फिर कुछ जे के साथ आएगा। हाँ बिल्कुल हाँ, मतलब फोर्स तीनों में आएगा, ठीक है ना, कुछ आई कैप में, कुछ जे कैप में, कुछ के कैप में, ऐसे। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन, डोंट वरी, ठीक है ना। इसको आप पहले लिख लो, फिर एक सुपरपोजिशन देख लो, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ बिल्कुल डायरेक्ट ये लिखो हाँ, और ये मेंशन कर लेना, ठीक है ना। आर कैप क्या है बोलो, यूनिट वेक्टर। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो आप इसको मेंशन कर लेना, बाकी ये लिख लो बस शॉर्ट फॉर्म। लिख गया सभी का, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है ना, तब होगा क्वेश्चन। ये लिख गया सभी का। नेक्स्ट आप लिखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट लिखो आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिख गया सभी का, ठीक है। इसका स्टेटमेंट लिख लो एक छोटा सा, फिर यहां बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है लिखो। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिख गया सभी का। चलो इसमें लिख लो थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कितना लिखा, इफ देयर आर, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ देयर आर, if there are number of charges interacting to each other, according to this principle, if there are number of charges, if there are number of charges interacting to each other, कितना लिखा, interacting to each other, then the net force, then the net force, then the net force on a given charge, then the net force on a given charge, कितना लिखा, is then the net force on a given charge is vector sum, is vector sum, VECTOR, vector sum, कितना लिखा, vector sum of electrostatic forces, is the vector sum of electrostatic forces
कितना लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस is the vector sum of electrostatic forces due to all other charges। लिख गया ना। इसका मतलब क्या, यहाँ देख लो सिंपल सा, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास मान लो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, ये सपोज दैट यहाँ पे Q1 है, ठीक है ना, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे मान लो कि Q3 है, ठीक, इतना बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, ये सपोज दैट यहाँ पे Q4 है, चलो ये वाला, ठीक, इतना ये सारे पास पास रखे हुए हैं, ठीक, इतना। तो अब क्या होगा, अगर आपको किसी भी फोर्स पे नेट फोर्स निकालना हो, सॉरी किसी भी चार्ज पे क्या करना है बोलो, नेट फोर्स निकालना है किसी भी चार्ज पे, सपोज दैट आपको नेट फोर्स निकालना है इस Q4 चार्ज पे, इतना क्लियर है ना। तो देखो अब ये वाला कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, करेगा ना अप्लाई, बोलो ये मान लो वेक्टर F1 अप्लाई किया, ठीक, इतना, ये कुछ अप्लाई करेगा, मान लो इसने वेक्टर F2 अप्लाई किया, समझ पाए, ये Q3 कुछ अप्लाई करेगा, इसने मान लो कितना किया बोलो, वेक्टर F3 किया, इतना क्लियर है। तो अब जो नेट फोर्स हो जाएगा इस चार्ज Q4 पर, जो नेट फोर्स हो जाएगा उसको हम लिखेंगे नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, वो क्या हो जाएगा, वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, समझ पाए ना। तो F1 F2 F3 इसको हम लोग करेंगे, पूरा क्वेश्चंस करना है, डोंट वरी, ठीक ना, समझ पाए ना। तो जब भी हम तुमको भी अभी कराएंगे क्वेश्चन, एक ट्रायंगल मान लो चार्ज रखे हुए हैं 3 चार्ज, ठीक है ना, किसी एक पे निकालना फोर्स, तो क्या निकालोगे बोलो, वेक्टर समेशन ऑफ ऑल अदर, समझ पाए ना, बोलो। तो वही मैंने बोला कि कितने भी चार्ज हो सबको आप ऐड करोगे, बट याद रखना कैसे ऐड करोगे, वेक्टर तरीके से ऐड करना है, समझ पाए ना। वेक्टर एडिशन क्या होता है हम लोग सीख भी लेंगे, ठीक है ना, आपने सीखा भी हुआ होगा, याद रहेगा ना। इसको आप सिंपल से लिख लो, फिर क्वेश्चन कराता हूँ, वहां से आप सीख जाओगे, ठीक है ना, यहाँ से तो ऐसे थ्योरी है। ये सिंपल सा लिख लो, ठीक है ना, ये क्या है बोलो, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q4, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q4। चलो एक मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है ना, अगर नहीं आएगा तो बाकी अपने साफ करोगे। ये लिख गया ना, समझ पाए ना। तो अगर बहुत सारे सिस्टम आप चार्ज रहेंगे, तो अगर किसी भी एक चार्ज पे आपको क्या निकालना पड़ेगा बोलो, नेट फोर्स। तो कैसे निकालोगे, जितने भी चार्ज उस मतलब चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर समेशन करना उसका, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखो, एक लिखो क्वेश्चन, बोले लिखो, देयर आर 3 point charges, there are 3 point charges, there are 3 point charges, इतना लिखा, each having charge capital Q, there are 3 point charges, each having charge capital Q, there are 3 point charges, each having charge capital Q, लिखा इतना, each having charge capital Q, लिख गया इतना। kept इतना लिखा, kept on the vertices of an equilateral triangle, there are 3 point charges, each having charge capital Q, kept on an equilateral triangle, sorry, kept on the vertices of an equilateral triangle of side small l, कितना साइड बोलो उनकी, l है, ये मैंने यहां मेंशन कर दिया, ठीक है ना, इतना लिख गया। then find out net force,
ऑन द चार्ज केप्ट एट वर्टिसेस ए, ठीक है ना। देन फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट ए, दिख रहा डायग्राम, ठीक है। निकालो कितना आएगा, ये ट्रायंगल बना लो, अपने से करो, फिर हम लोग करते हैं। कर पाओगे मैं करके दिखाऊंगा, एक ट्राई करो फिर हम लोग करते हैं, ठीक है ना, साथ में। समझ पाए ना क्वेश्चन क्या है, 3 चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है पूरा, साइड एल गिवन है, तो आपको सिंपल से करना क्या है, इस कैपिटल क्यू चार्ज पे कितना फोर्स आएगा, ठीक है ना। के को वैल्यू मत पुट करना, के रहने देना, ठीक है ना, के को आप के रहने दो, समझ पाए। करो, वेक्टर कंपोनेंट जानते हो ना कैसे लेते हैं ना, कंपोनेंट वगैरह सीखा हुआ है तो वैसे करना पड़ेगा। कर रहे हो ना पीछे, आप नहीं करते, एक भी सवाल कर रहे हो ना तुम, नहीं तुमसे बोल रहा हूँ, हाँ ट्राई करो। हाँ बिल्कुल, कैपिटल क्यों और सभी प्लस क्यों के हैं, कोई माइनस नहीं है। क्या पूरा नेट फोर्स आ गया, आपने तो वेक्टर समेशन किया नहीं, तो आपने ऐसे जोड़ दिया तो गलत हो गया ना, तो फिर ये तो सिंपल एल्जेब्रिक समेशन हो गया। और फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो आपको वेक्टरली जोड़ना पड़ेगा ना, समझ पाए। देखता हूँ, ठीक है ना, मेरे को आंसर तो याद नहीं है, बताओ किसने किया देख लेता हूँ, ठीक है ना। चलो एक मैं कर रहा हूँ, बाकी सब अपने से करोगे आप, ठीक है ना, एक मैं कर दे रहा हूँ, बाकी अपने से करोगे, बात नहीं, ये वाला मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, तुम्हारे पास 3 चार्ज थे ऐसे, यही था ना, यहाँ पे कैपिटल क्यों था, ये कैपिटल क्यों था, ये कैपिटल क्यों था, बात नहीं प्लीज। और ये साइड एल थी, ये साइड एल था, एल था, ठीक, इतना। इस ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ, आप क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है, इतना क्लियर है। अब इस पॉइंट ए पर नेट फोर्स आएगा कहां से, बोलो अपने से। जो चार्ज बी पे रखा हुआ वो कुछ अप्लाई करेगा, जो चार्ज सी पे रखा हुआ कुछ अप्लाई करेगा, ये नहीं करेगा, बोलो। अब ध्यान सुनना, ये भी प्लस क्यों, ये भी प्लस क्यों, इनके बीच फोर्स कैसा आएगा, रिपल्सिव फोर्स आएगा। और फोर्स आएगा किस लाइन में, जो भी लाइन इनको ज्वाइन कर रही है उसी लाइन में आएगा फोर्स। तो इस क्यू और इस क्यू के बीच फोर्स ऐसे आएगा, बोलो, ये नहीं आएगा, ऐसे आ गया फोर्स। मान लो इसको हम F1 F बोल दे रहे हैं, कितना बोलो F, समझ पाए अभी। देखो F क्या है, ये वाला फोर्स, इनके इनके बीच एक फोर्स आएगा, कैसा फोर्स आएगा, रिपल्सिव फोर्स आएगा, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं, तो इसे देखो दूर की तरफ आया, समझ पाए ना, और इसी लाइन में आया जो लाइन को ज्वाइन कर रहा था, इतना क्लियर है, बोलो। और ये F होएगा कितना, बोलो अपने से, F कितना होगा बोलो, F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो K लिखोगे आप, Q1 Q2 भी दोनों इक्वल है, Q स्क्वायर हो गया, डिस्टेंस कितना है L स्क्वायर, तो K Q स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, L स्क्वायर हो गया, दो ठीक है, इतना बोलो, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब ये Q वाला भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये पर वो भी कैसा आएगा, रिपल्सिव फोर्स आएगा, सेम मैग्नीट्यूड है कि नहीं है, बोलो। तो उसका भी फोर्स कैसे आएगा, इसी लाइन में आएगा, ऐसे करके कितना हो जाएगा फोर्स, वो भी हम यहाँ पे देखो, अगर आप F1 F2 लिख रहे हो तो सब इक्वल ही आएगा, समझ पा रहे हो ना। देखो अगर मान लो आप इसको आप F1 कर दिया, चलो तो F1 भी इतना आ गया, ठीक है ना, ये मान लो आप F2 आप बोल रहे हो, ठीक है, तो F2 भी कितना है बोलो अपने से, यही नहीं आएगा, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, डाउट है क्या किसी को, बोलो। तो इस जो चार्ज ए पर रखा हुआ है वहां पे दो फोर्स आएंगे, एक फोर्स जो चार्ज बी पर था उससे, एक फोर्स जो चार्ज सी पर था उससे, समझ पाए ना, डायरेक्शन में क्लियर है ना। रिपल्सिव फोर्स ये लाइन के अलोंग में ही आएगा बट अवे फ्रॉम चार्जेस, इतना कहानी क्लियर है सभी को, बोलो। अब ध्यान से आप देख सकते हो F1 F2 दोनों बराबर ही आ रहे हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस है, इतना क्लियर है। तो आप इसको भी, इसीलिए मैं F1 F2 इक्वल गिवन है तो मान ले रहा हूं कि मान लो कि ये भी F है और ये भी F है, समझ पाए ना, क्यों, दोनों को हमने F मान लिया, ठीक, इतना।
पहले सुन लो एक, फिर बहुत सारे करना अपने इसको से। इतना क्लियर है सभी को? दोनों सेम है ना? मैंने क्या बोल दिया, एफ मान लिया, ठीक है ना, इसको भी एफ, इसको भी एफ। इतना क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब आपको नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स चाहिए आपको, समझ पाए ना? क्या चाहिए? रिजल्टेंट फोर्स। अब अगर आप याद करो, आपके पास अगर दो वेक्टर हों, ए और बी, मान लो दो वेक्टर हैं, फोर्स क्या होता है? वेक्टर होता है। मान लो ए और बी दो वेक्टर हैं आपके पास, उनके बीच कुछ भी एंगल है, थीटा अगर एंगल है, तो क्या उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो आप? वो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, ठीक है ना? अब मान लो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, एक एक्स में एक वाई में, क्या हो जाएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 90 0 हो जाता है। ये पढ़ा हुआ ना आपने? तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो फोर्स दिख रहे हैं, ठीक है ना? हम इजी करने के लिए क्या कर रहे हैं, इन दोनों फोर्स के कुछ कंपोनेंट आएगा एक्स में, कुछ कहां पर आएगा बोलो? वाई में आएगा, आएगा ना? अब ध्यान से देखना, तो ये एक्स वाई लाइन ये है, ठीक है ना? अपने से बोलना आप, ठीक है ना? ये एंगल, सॉरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एक एंगल कितने का आएगा बोलो? 60 का आएगा, ये भी 60 रहेगा, ये भी 60 का रहेगा। डाउट है क्या इसमें किसी को? ये हो गया। अब मान लो आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो यहाँ पे, ये वाई लाइन, ठीक, इतना। अब देखो ध्यान से, अगर ये एंगल 60 है, ये कितना आएगा बोलो? 60 आएगा पूरा, क्या आएगा? 60 आएगा पूरा। तो ये कितना आएगा? तो ये कितना बचेगा? 60। कितना बचेगा? समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 60 है, कितना आएगा पूरा? 60 आएगा। तो ये 60 हो गया, तो कितना हो जाएगा? तो कितना बचेगा? समझ पाए? तो ये वाला भी एंगल कितना आ गया बोलो? 60 आ गया। और ये वाला भी सेम वे में कितना आएगा? किसी को डाउट है क्या बोलो? इधर ये आपने 30 निकाल लिया हुआ, यहां से भी कर सकते हो आप, ठीक है? इतना। अब ध्यान से देखना, इस एफ के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा एक्स में, उसको आप कैसे लिखोगे? एफ कॉस 60, थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट कॉस के साथ। इतना कहानी क्लियर है? अब इसी का एक फोर्स आएगा वाई में, इसके परपेंडिकुलर कैसे लिखोगे? एफ साइन 60। किसी को डाउट है क्या बोलो? अब देखो ध्यान से, इन द सेम वे इस एफ का भी दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, क्या आएगा बोलो? एफ कॉस 60, ठीक, इतना। एक कंपोनेंट अगेन इसका ऊपर आएगा प्लस में, वाई एक्सिस में कितना आएगा बोलो? एफ साइन 60। किसी को डाउट है क्या इतना बोलो? मैंने क्या किया, इन दोनों फोर्स कंपोनेंट लिए, एक्स में इसका एफ कॉस 60 ऊपर आया एफ साइन 60, इसका भी एक्स में आया एफ कॉस 60 ऊपर आया एफ साइन 60, ठीक, इतना बोलो। अब देखो ध्यान से, एक्स कंपोनेंट देखो इधर आ रहा है, बिल्कुल अपोजिट ही आ रहा है, क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स कितना बच रहा है इस चार्ज बोलो? ऊपर की तरफ बच रहा है, जो नेट फोर्स हो जाएगा तो हो जाएगा एफ साइन 60 प्लस एफ साइन 60, वो 2 एफ साइन 60 वाई में आ रहा है। बोलो डाउट है क्या किसी को? ये हो गया। अब एफ नेट आपको निकालना, तो एफ नेट इक्वल टू 2f साइन 60 कितना होता है बोलो? देखो 2 कट जाएगा, तो एफ नेट कितना हो जाएगा? रूट 3f, और f है क्या बोलो अपने से? यस, के क्यू स्क्वायर अपान। तो ये आंसर आया, देख लो, समझ पाए ना? आप एक बार एंगल प्लीज देख लेना अपने से, ठीक है ना? समझ पाए ना? ये कहां से कर लिए? तू कैंसिल हो जाएगा कॉस वाला कंपोनेंट तो। हाँ तो चाहिए रहा है क्या? अच्छा तुम रुक जाओ, मैं देख ले रहा हूँ। जोड़ी कौन सा बोलो, कौन कौन सेट की हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 2f cos थीटा बाय 2 आया कहाँ से तो बताओ? सर ये पहले लगाया कि जब दो वेक्टर सेम होते हैं। अच्छा मैं समझ गया, वही तो आएगा। मतलब अगर ये थीटा ले रही हो, थीटा बाय 2, हाँ ऊपर जुड़ जाएगा, हाँ सही है, ठीक है ना? बट इतना याद करो, ठीक है ना? छोटा पड़ गया है, चलो कोई नहीं, ऐसे आप करोगे हमेशा, ठीक है ना? समझ पाए ना इसका मतलब? कैसे जोड़ना है बोलो? वेक्टर सम करना है, ठीक है ना? मतलब हमेशा आप क्या करना, जो भी बात नहीं प्लीज, जितने भी फोर्स रहेंगे ना आपके पास एक्स और वाई में, उसको अलग अलग रिजॉल्व कर लेना आप, फिर दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इजीली आपको मिल जाएगा। समझ पाए ना? अब यहाँ पे एक्स कैंसिल हो गया, हो सकता है कहीं पर एफ में भी आया फोर्स, समझ पाए ना? यहाँ पे कैंसिल हो गया मतलब एक्स में, बट कहीं कहीं पे एक्स में आएगा फोर्स,
प्रोसीजर सेम रहेगा, ठीक है ना। हमेशा एक्स और वाई में रिजॉल्व कर लेना, फिर आपको निकालना है। हो गया सभी का। नेक्स्ट अपने से करना है खुद से, ठीक है। लिखो 4 चार्जेस, बात नहीं, 4 चार्जेस ईच हैविंग चार्ज प्लस क्यू, वही है, ठीक है ना, प्लस क्यू चार्ज, ईच हैविंग चार्जेस प्लस क्यू। कितना लिखा, केप्ट कितना लिखा, केप्ट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड एल, उसका भी साइड एल गिवन। 4 चार्जेस इज हैविंग चार्ज कैपिटल क्यू, ठीक है ना, केप्ट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड एल, लिख गया सभी का। देन फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, देन फाइंड आउट नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी चार्ज। करो अपने से, कितना आएगा, यस, कैपिटल क्यों रखा हुआ था हर एक कॉर्नर पे, ठीक है। तो आपको किसी भी एक कॉर्नर पे चार्ज सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। बात नहीं प्लीज, चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, आई थिंक यही आएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, बाकी सभी देख लो, ये चार्ज रखे हुए हैं आपके पास, ठीक है। किसी भी मतलब चार्ज पे निकालना है फोर्स, ठीक है। सपोज दैट हम मान लो इस चार्ज पे निकाल ले रहे हैं, सभी पे इक्वली आएगा, ठीक है ना, किसी भी निकालोगे। कितना क्लियर है, मान लो हम इस पे निकाल रहे हैं फोर्स, कितना क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इस चार्ज पर फोर्स कहां से आएगा, जो और बाकी रखे हुए हैं चार्ज, कितने चार्ज रखे हुए हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये रखा हुआ ना, बोलो, ठीक है। अब देखो ये प्लस क्यों, कैसा फोर्स आएगा, रिपल्सिव फोर्स आएगा। कहां पर आएगा, इसी लाइन में आएगा, तो इन दोनों के बीच फोर्स ऐसे आ जाएगा, समझ पाए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इनके बीच जो फोर्स आएगा वो आएगा के क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, इनके बीच भी क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, ये नहीं आएगा, बोलो, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये हो गया फोर्स, मान लो हम इसको F1 बोल दे रहे हैं, क्या है, बोलो, F1 फोर्स है। इतना क्लियर सभी को, बोलो, ठीक है। अब देखो इस चार्ज पर एक फोर्स इससे भी आएगा, कहां पर आएगा, इसी लाइन में आएगा, रिपल्सिव फोर्स है, अवे फ्रॉम चार्ज आएगा, तो कैसा फोर्स आ गया, इस साइड आ गया, ये कैसा हो गया, एक फोर्स ये हो गया। कितना क्लियर है, हमने इसको एफ से दिखाया हुआ है, क्योंकि एफ आएगा कितना बोलो केस में, के क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर आएगा। किसी को डाउट है क्या इसमें, डाउट है इसमें, इसका भी फोर्स इस साइड आएगा, रिपल्सिव फोर्स अवे फ्रॉम द चार्ज, रिपेल करेंगे, इसका भी फोर्स रिपल्सिव फ्रॉम अवे फ्रॉम द चार्ज, रिपेल कर रहा है, ठीक, इतना। अब देखो ध्यान से, एक फोर्स आएगा, इस वाले चार्ज का भी आएगा, ठीक है ना, वो कैसे आएगा, इसी लाइन में आएगा, लाइन जॉइनिंग अलोंग दिस लाइन, देखो ये जो आएगा इसका डायगोनल, और ऐसे फोर्स आएगा, ठीक, इतना। अब ये वाला फोर्स निकालना पड़ेगा, कितना आएगा, इसके इक्वल तो नहीं आएगा। अब देखो ध्यान से, ये साइड एल है, ये कितना आएगा साइड का लेंथ, बोलो, √2l, मतलब इन दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस कितना हो गई, √2l हो गई। इतना क्लियर है ना। तो क्या इन दोनों के बीच जो हम लोग फोर्स लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, के क्यू स्क्वायर, ये हो गया चार्ज, लाइक के Q1 Q2, ठीक, इतना। नीचे आएगा इनके बीच सेपरेशन का स्क्वायर, कितना है, √2l है, उसका स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर हो जाएगा। डाउट है क्या किसी को। अब ध्यान से देखो आप, ये वाला देखो, F है कितना, के क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, और ये फोर्स कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर अपान 2 है ना, तो क्या हम इसको F/2 लिख सकते हैं, F/2 पुट कर दिया। समझ पाए ना कैसे किया, बोलो। अब आपको नेट फोर्स चाहिए, क्या चाहिए, नेट फोर्स चाहिए। तो मैंने बोला नेट फोर्स आपको जब भी निकालना है, आप क्या करो, सभी फोर्स को एक्स और वाई में रिजॉल्व कर लो, फिर क्या कर लो, उनका रिजल्टेंट निकाल लो। समझ पाए। तो आपके पास दो तरीके हैं, चाहे आप इसको इस लाइन के लॉन्ग कर लो, या हम इसको कर दे रहे हैं इस लाइन के लॉन्ग। अब देखो, अब ये राइट एंगल, सॉरी, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो कितना एंगल आएगा, बोलो, तो ये कितना आएगा,
45, मतलब ये 45 आएगा और ये वाला भी 45 आएगा। डाउट है क्या इसमें बोलो? ये नहीं आएगा, ठीक है। अब जब इसका इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट इस साइड करोगे तो वो हो जाएगा F/2 cos 45। बोलो आएगा ना? डाउट है क्या किसी को? F/2 cos 45, थीटा से लगा कंपोनेंट cos के साथ। इतना क्लियर हुआ ना? बोलो। अब इसी का एक कंपोनेंट आएगा y में, कितना आएगा बोलो अगेन? F/2 sin 45, F तो पहले से था ही, और एक कितना आ गया? F/2 sin 45। डाउट है किसी को? बोलो। इतना क्लियर है? इतना क्लियर सभी को? अब देखो, अब आपने इस फोर्स को रिजॉल्व कर दिया x और y में, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो आपके पास ऐसे कुछ बन गया। देखो ये हो गया, y में फोर्स कितना है बोलो? F प्लस F/2 sin 45। F तो है ही, प्लस F/2 sin 45 कितना होता है बोलो अपने से? 1/√2 होता है। ये हो गया ना? यही आया बोलो। इन द सेम वे यहाँ पर x में भी तो यही आया हुआ है, F है ही, और एक कितना आ गया बोलो? F/2√2 आ गया। डाउट है किसी को? बोलो। हमको चाहिए क्या? इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो दो वेक्टर हो गए, कितने एंगल वेक्टर हो गए बोलो? 90 डिग्री एंगल वेक्टर हो गए, ठीक है ना। अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हो बोलो? इनका अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आपने अभी बोला हुआ था √a² + b²। क्या करोगे? √a² + b²। दोनों सेम ही दिख रहे होंगे, देखो ध्यान से। ये भी इसको ए बोल लो, इसको बी बोल दो, ए और बी सब बराबर ही दिख रहे हैं, यहाँ पे इक्वल है ना। बोलो। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ, समझ पाए ना? तो 2 टाइम्स ऑफ F प्लस F/2√2 का होल स्क्वायर। किसी को डाउट है क्या? बोलो। अब इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं रूट से बाहर। तो F जो रिजल्टेंट हो जाएगा या नेट फोर्स जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो? हाँ, ये हो जाएगा √2। आपने बाहर निकाल लिया, √2 बाहर निकाल लिया ना इस रूट के, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा? ये इसको बाहर निकालोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, कितना बचेगा? हाँ, तो F प्लस F/2√2। सिंपल है ना? बोलो। इतना हो गया। अब देखो ध्यान से, इसको चाहे तो आप √2 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो यहाँ पे, और F को बाहर कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो ऐसे निकल आएगा। तो जो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा √2, ठीक है ना। F आपने बाहर निकाल लिया, हाँ, F को आपने बाहर निकाल लेना है और √2 मल्टीप्लाई कर दो, √2 प्लस 1/2। समझ पाए ना? मैंने √2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। इतना। अब F है कितना बोलो? कितना है F? केक में स्क्वायर है, जो भी वैल्यू है आप इसकी पुट कर दो, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है निकल आए। K² और ब्रैकेट में क्या है? √2 प्लस 1/2। बोलो। ये आया था क्या सबका? ये आया था, ठीक है। तो फाइनल आंसर इसका आ रहा है, देख लो, ये लिख लो बस आज, ठीक है ना। हाँ बोलो। कहीं पे गलती की होगी। √2 कहाँ से बचेगा भाई? कहीं देखो गलती की हो। सही तो लिखी हो फोर्स तुम। 2F cos 45। दिख नहीं रहा है कहाँ गलती की हो। ऐसे लिख लो, ठीक है ना, कोई नहीं, दोबारा से। समझ पाए ना? कहीं पे तुम गलती की हो कैलकुलेशन में। हो गया, बस इतना लिख लो आज बस, ठीक है ना। देख लेता हूँ टाइम कितना हुआ, ठीक है। बाकी आप प्लीज वो बुक लेके आना, ठीक है ना। तो ट्राई कम से कम 15 तक तो ट्राई करके आना, ठीक है कल। हाँ 15 तक तो पक्का। एग्जाम्पल नहीं अपने करना है, एग्जाम्पल तो उसमें दिया एक्सरसाइज करना है, ठीक है ना। हाँ यस, जिसके पास बुक है आप 15 मिनिमम करके आना, ज्यादा भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, 20 तक कर सकते हो। चलो ठीक है।